आप सभी को जय हिंद। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम क्या होता है, परिवहन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। इन सभी के बाद हमको अब पढ़ना है नियंत्रण, क्योंकि जब हमारे कोशिका पता है जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिल करके बना होता है। तो उनमें बहुत सारे कोशिका से बनने के कारण उसमें अंग भी होता है और हर एक काम को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र सब अलग अलग होता है इसमें। और सभी को एक साथ अगर कार्य करना है तो उसके ऊपर नियंत्रण और समन्वय जरूरी होता है। उसके ऊपर नियंत्रण एक सही ढंग से होने के लिए जरूरी है। आज के इस क्लास में हम लोग नियंत्रण और समन्वय चैप्टर को देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे आखिर है क्या। इसका 4 लेक्चर आने वाला है, जिसमें कि आज ये अपना फर्स्ट लेक्चर है। 3 लेक्चर इसके बाद आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा, ठीक है। इसलिए आई होप अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। पहली बार है जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है नियंत्रण और समन्वय? तो आपको बताएं, नियंत्रण किसी भी जीव में जरूरी है। जैसे कि हमारे शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जंतु जो होता है एक बहुकोशिकीय जीव होता है, तो जंतुओं का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारे कोशिका के मेल से क्या बनता है? उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और कहीं ना कहीं जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो सब का होने के बाद इन सब के ऊपर एक सही ढंग से कार्य करने के लिए नियंत्रण जरूरी होता है। इन सब के नियंत्रण और समन्वय जरूरी होता है ताकि ये सही ढंग से सही समय पर कार्य करे, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या है विभिन्न स्तर के जीवों में समन्वय एवं नियंत्रण। जो विभिन्न स्तर के जीव होते हैं उनमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, जैसे कि समझिएगा ध्यान से। वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, अमीबा आदि में, सभी में जैव क्रियाओं का संचालन, समन्वय तथा उनका नियंत्रण उसी अकेली कोशिकाओं के द्वारा होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है, उसी एक कोशिका से क्या हो जाता है, नियंत्रण और समन्वय सब कुछ एक ही कोशिका से हो जाता है। आप अमीबा के बारे में पढ़े थे, क्लेमाइडोमोनास के बारे में पढ़े, जो कि एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है, इसमें नियंत्रण और समन्वय के लिए किसी दूसरे कोशिका की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। उसी अकेली कोशिकाओं से के द्वारा हो जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न विभिन्न कार्य को अलग अलग अंग तंत्र से होते हैं। विभिन्न विभिन्न कार्य अलग अलग अंग तंत्र से होते हैं, ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव होता है। और मानव एक क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। अब देखिए पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय। तो पौधे में नियंत्रण और समन्वय, जैसे कि बीज के विशाल वृक्ष निर्माण हो जाता है। पौधा जो होता है, पौधे में बीज से क्या होता है, एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसके बाद पौधे की ऐसी गति जंतुओं की गति से भिन्न होता है। बिल्कुल सही है। जंतु में ऐसा क्या होता है जो बीज डालने के बाद बहुत बड़ा जंतु हो जाता है? नहीं। तो पौधे और जंतुओं में क्या होता है, एक डिफरेंट होता है, अलग होता है। उसका गति अलग और इसका गति अलग होता है, ठीक है। पौधे के अलग होता है। जब बीज अंकुरित होता है तो नवोद बीज मृदा को विस्थापित कर बाहर निकल जाता है। जब बीज क्या होता है, अंकुरित होता है, जब बीज अंकुरित हो रहा था, निकल रहा होता है, तो नवोद बीज को कहीं भी डाला जाता है तो पहले मृदा को उलट पलट करके मृदा को नया बना दिया जाता है, उसके बाद बीज को डाला जाता है। तो नवोद्भिद मृदा मतलब न्यू मृदा जो होता है उसको क्या करता है, चीरते हुए बाहर निकल जाता है। वृद्धि क्या होता है, नवोद्भिद मृदा को विस्थापित कर मतलब अलग कर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ऐसी गति को वृद्धि दिखाता है। ऐसी गति क्या करता है, पौधे में वृद्धि को दिखाता है। क्या करता है, पौधे में वृद्धि को दिखाता है। और आपको बता दें, पौधा में रासायनिक नियंत्रण होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है। रासायनिक का मतलब होता है, रासायनिक नियंत्रण का मतलब इसके अंदर में बहुत सारी क्रियाओं के फलस्वरूप जो नियंत्रण होता है उसको रासायनिक नियंत्रण। और तंत्रिकीय नियंत्रण जो बाहरी आघातों के कारण होता है। जैसे कि हम लोग को कोई बोला तो ध्वनि आया, तो हमारे तंत्रिका से टकराता है, फिर तंत्रिका दिमाग को इन्फॉर्मेशन भेजता है, फिर हमको पता चलता है। समझ में आया? वैसे ही होता है। तो वृक्षों में ऐसा नहीं होता है, इसमें तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है बल्कि रासायनिक नियंत्रण होता है, ठीक है। अब देखिए उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। उद्दीपन के लिए छुई मुई का पौधा। आप सभी लोग छुई मुई का पौधा देखें, नहीं देखें तो देख लीजिए। छुई मुई का जो पौधा होता है ये ऐसा पौधा होता है जो जब कोई व्यक्ति इसको छू देता है तो क्या होता है, ये मुरझा कर लग रहा होता है जो सूख गया अभी ये। फिर कुछ देर के बाद जब व्यक्ति वहाँ से हट जाता है तो फिर क्या होता है, फैल जाता है। समझ में आया? ऐसा उद्दीपन मतलब उद्दीपन का मतलब होता है बाहरी अनुक्रिया। जब उसको आप स्पर्श कीजिएगा तो क्या करता है, अपना वो स्थिति बदल लेता है। समझ गए ना? उद्दीपन के लिए
तत्कालिक अनुक्रिया मतलब छूते मात्र क्या करता है, तत्काल में तुरंत अपना अवस्था परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, अगला है वृद्धि प्रेरित गति। क्या है, वृद्धि प्रेरित गति। देखिए यह वृद्धि प्रेरित गति आपको मटर के पौधे को देखने में मिलेगा। जिस समय मटर का पौधा होता है उसका निचली भाग हमेशा किसी चीज़ से जकड़ के आराम से एक दूसरे से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलान, मतलब कि उसके चढ़ने के लिए, पेड़ को इधर से उधर जाने के लिए उसको पकड़ते हुए, लकड़ी को पकड़ते हुए घास आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, और उसका बाहरी भाग जो ऊपर वाला जो काना होता है बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा होता है नीचे की अपेक्षा। ठीक है, क्या है, वृद्धि प्रेरित गति ऐसा आपको देखने को मिलेगा किसमें, मटर के पौधे में अच्छे ढंग से दिख जाता है। ठीक है, यह जो वृद्धि प्रेरित गति है पौधे में बाहरी आघातों से होता है, इसलिए इसको अनुवर्तन भी बोलते हैं। यह अनुवर्तन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रकाश अनुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और रासायनिक अनुवर्तन भी होता है। ठीक है, समझते हैं प्रकाश अनुवर्तन। देखिए इसमें पौधा के अंग प्रकाश की ओर गति करता है। पौधा का जो अंग होता है, पौधा में अंग क्या क्या हो गया, पौधा का तना, पतिया, शाखा, जड़े, ये क्या होता है, सबसे पहले जो पौधा का जो तना होगा तो प्रकाश की ओर गति करता है। इस प्रकार की गति को तने के शीर्ष भाग या पतिया में स्पष्ट दिखती है। यह गति जो है गुरुत्वानुवर्तन है, प्रकाश अनुवर्तन गति, यह आपको कहाँ दिखेगा, यह आपको तना का शीर्ष भाग, तना समझते हैं ना, जो ऊपरी भाग होता है उसको तना, छोटे छोटे पतले पतले भाग, तना के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट रूप से यह दिखता है आपको। ठीक है, जड़ से प्रकाश दूर मुड़कर अनुक्रिया करता है। जड़ से क्या होता है, प्रकाश दूर मुड़कर अनुक्रिया करता है। जड़ हमेशा एक इसके उल्टा, अगर पेड़ पौधे ऊपर जा रहे हैं तो जड़ इसके नीचे जाएगा। समझ में आया। अगला क्या है, गुरुत्वानुवर्तन। इसमें पौधे के अंग गुरुत्वानुकर्षण की दिशा में गति करता है। किसके दिशा में, गुरुत्वानुकर्षण में पौधे का जो क्या है, पौधे का अंग क्या होता है, पौधे का अंग गुरुत्वानुकर्षण की दिशा में गति करते हैं। यह पौधे को जड़ों में दिखता है। गुरुत्वानुवर्तन गति किसमें दिखता है, पौधे के जड़ों में दिखता है। पौधे के तने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है। अगर मान लीजिए एक पौधा इस ढंग से सीधा है, यहाँ पर लगा हुआ, मान लीजिए इस ढंग का है पौधा लगा हुआ है, तो इसका जड़ हमेशा नीचे जाएगा। ठीक है, अगर इसी पौधे को, गमले को हम उलट दे तो पौधा ऐसे हो जाएगा इस ढंग का, तो इसका जड़ क्या हो जाएगा, जब पौधे को हम इस ढंग से उलट दिए तो जड़ इसका सीधा होना चाहिए था, लेकिन पौधे का जो कलियां है ऊपर भागने लगेगा और जड़ नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो यही गुरुत्वानुकर्षण गति को दिखाता है। समझ गए। उसके बाद क्या है, जलानुवर्तन। पौधे के अंग का जल की एक ओर होने वाली गति को जलानुवर्तन गति कहते हैं। पौधे के जो अंग है वो जल की ओर गति करता है, तो ऐसे गति को क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन गति, मतलब जल की ओर गति करना जलानुवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, अब है पौधे में रासायनिक समन्वय। ठीक है, तो जो पौधा होता है उसमें जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए उसमें कुछ रासायनिक समन्वय होता है। रासायनिक समन्वय के लिए कुछ हार्मोन पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। समझ गया ना। तो पौधे के जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए रासायनिक पदार्थ होता है, वो क्या होता है, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहलाता है। पौधे में जो होता है 5 प्रकार के हार्मोन पाया जाता है। पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन, 5 प्रकार के। आपको बस इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे एक सवाल आने वाला है। हालांकि इससे कम पूछता है, लेकिन इससे ज़्यादा पूछेगा। इसमें आपको प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन ये दो में से कोई एक पूछने की संभावना रहता है। हालांकि किसी के बारे में 100% बोलना उचित नहीं है, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। आप लोग को समझना है ये ऑक्सीन क्या होता है, जिबरेलिन क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, एब्सिसिक एसिड क्या होता है और एथिलीन क्या होता है, सबका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीन जो होता है कोशिका दीर्घन के द्वारा, ये ऑक्सीन तने की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सीन जो होता है कोशिका दीर्घन द्वारा, कोशिका के दीर्घन मतलब उसको विभाजन के जरिए उसको क्या करता है, बड़ा करने की कोशिश करता है। दीर्घन और तने की वृद्धि में क्या होता है, ऑक्सीन सहायक होता है, जो कि पौधे का हार्मोन है। यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए, मान लीजिए कोई पौधा है, इसके शीर्ष को क्या करते हैं, गर्दने के काट देते हैं, इसका आगे वाले भाग को ही क्या करते हैं, ऊपरी वाले भाग को ही क्या करते हैं, काट देते हैं। काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। बिल्कुल बात है, आगे वाले भाग को काट दीजिएगा तो पौधे की गति क्या हो जाए, रुक जाता है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। मतलब किनारे से फिर क्या होगा, पौधे के किनारे से शाखा निकलेगा।
पार्श्व शाखाएं निकलने लगती हैं। ये प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। ऑक्सीजन जो होता है बीज रहित, जैसे केला हो गया, तो बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्सीजन क्या होता है, सहायक होता है। आई होप ऑक्सीजन के बारे में आप लोग समझे होंगे। यह कैसा पौधा है, यह पौधे के परोहर वाले भाग मतलब कली वाले भाग में आता है, उसको दीर्घन करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अगर उसको काट दिया जाए तो किनारे से पार्श्व शाखा निकलेगा, और यह क्या होता है, प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। कौन, ऑक्सीजन। अब समझते हैं जिबरेलिन्स। ठीक है, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। कोशिका दीर्घन और कोशिका विभाजन के जरिए किनारे से क्या करेगा, ये शाखा पार्श्व शाखाएं निकालने का काम इसका नहीं है, बल्कि जिबरेलिन्स का है। जिबरेलिन्स क्या करेगा, जहाँ से कटा हुआ भाग है उसके ठीक किनारे से क्या करेगा, शाखाएं निकालेगा, और निकाल के क्या करेगा, उसकी लंबाई में वृद्धि करते हुए इनके उपयोग से वृहद आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन, जो बड़े आकार का फल और फूल का उत्पादन होता है, किसके कारण होता है, यही जिबरेलिन्स के कारण होता है, उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्सीजन की तरह सहायक होता है। ये भी बीज रहित, जिसमें बीज नहीं होता है, वैसे फलों के उत्पादन में सहायक होता है। कौन, जिबरेलिन्स। अगला क्या है, साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। ये ऐसा रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है, साइटोकाइनिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो बीज के भ्रूणपोष एवं पौधे के जड़ों में संश्लेषित होता है। यह बीज के भ्रूणपोष मतलब जिस समय वो अंकुरित हो रहा था उसमें पाया जाता है, और जड़ों में संश्लेषित होता है। कौन, साइटोकाइनिन। फलों और बीजों में सांद्रता अधिक होता है। ये पौधे को हरा भरा और ताज़ा रखता है। ये इसका जो मात्रा सबसे ज़्यादा होता है साइटोकाइनिन का, फल और बीज में साइटोकाइनिन की मात्रा सबसे अधिक रहता है। यह पौधे को हरा भरा और ताज़ा बना के रखता है। कौन, साइटोकाइनिन। समझ में है, समझ में आया ना आपको, साइटोकाइनिन पौधों को ताज़ा हरा भरा बना के रखता है। अगला है एब्सिसिक एसिड। यह एक वृद्धिरोधक कार्बनिक यौगिक है। एब्सिसिक एसिड जो है यह एक वृद्धिरोधक कार्बनिक यौगिक, अगर पत्तियाँ के ऊपर डाल दिया जाता है तो यह क्या करता है, पत्तियाँ को विलगित कर देता है, हटा देता है, पेड़ से गिरा देता है सुखा करके। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड यह एक वृद्धिरोधक मतलब हाइट को रोकने वाला कार्बनिक यौगिक है, जो ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को उलट देता है। मतलब वो दोनों बढ़ाने का कार्य करता है, और ये उसको क्या कर देगा, वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। अगर ये नहीं होता है ना एब्सिसिक एसिड, तो आज हमारे यहाँ जो पेड़ होता है बहुत लंबा होता है, जिसका कोई मतलब हाइट का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बस एब्सिसिक एसिड के कारण ही क्या होता है, इसका हाइट रुक जाता है पौधे का। ठीक है, यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियाँ क्या होता है, विलग्न हो जाता है। तुरंत क्या होगा, पत्तियाँ विलग्न होकर के गिर जाएगा जमीन पर सूख करके। ये कलियाँ के वृद्धि बीज को अंकुरन को रोकता है, बीज को अंकुरित होने से रोकेगा। कलियाँ अगर बढ़ रहा है, पौधे की जो कलियाँ होता है आगे बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा होता है, उसमें भी क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। आई होप आप लोग एब्सिसिक एसिड को समझोगे। अगला है एथिलीन। ठीक है, यह गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। एथिलीन क्या है, यह गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। एथिलीन कैसा हार्मोन, गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह तने के अग्रभाग में बनता है और विस्तृत होकर के फलों को पकाने में सहायता करता है। तना के अग्रभाग जो आगे वाला भाग होता है उसमें यह क्या होता है, बनता है, और फलों को पकाने में यह क्या करता है, सहायता करता है। अतः इसलिए इसको फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। पूछेगा फल पकाने वाला हार्मोन किसको कहा जाता है, एथिलीन। फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कृत्रिम रूप से उपयोग किया जाता है। यह उच्च वर्ग के पौधे में पाया जाता है। जो उच्च श्रेणी का पौधे होता है उसी में यह एथिलीन पाया जाता है, अदरवाइज छोटे छोटे पौधे में नहीं पाया जाता है, बल्कि उच्च वर्ग के पौधे में पाया जाता है, जिससे कि उसके फल को पका सके। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मानव में किस ढंग से नियंत्रण होता है। उसके बाद अगला लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मानव ब्रेन होगा, उसको समझेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। जो नियंत्रण और समन्वय में आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पौधे में नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं, किस हार्मोन का क्या कार्य होता है। नेक्स्ट क्लास में अब मानव हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।